सेल ऑफ गुड्स का फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने रिवाइज कर लिया था। आज सेल ऑफ गुड्स के सेकंड चैप्टर का रिवीजन करेंगे। सेकंड चैप्टर का नाम है कंडीशंस एंड वारंटी। क्या नाम है? सामने देखिएगा ज़रा। आपका ये चैप्टर सिर्फ आपको ये बताएगा कि जब हम सेल ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कोई प्रोडक्ट लेकर आते हैं और बाय चांस वो ख़राब निकल गया तो फिर क्या होगा। तो प्रोडक्ट वापस करा सकता हूँ कि डैमेजेस ही लेनी पड़ेगी? प्रोडक्ट वापस करा के पूरा पैसा मिल जाएगा कि सिर्फ डैमेजेस मिलेंगी? तो ये चैप्टर हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत काम का चैप्टर है, क्योंकि हम लोग गुड्स तो ख़रीदते ही हैं और गुड्स ख़रीदते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वो ख़राब निकल जाता है। तो कंडीशन और वारंटी को ढंग से समझना पहले। व्हाट इज़ कंडीशन एंड व्हाट इज़ वारंटी। एक यहाँ पे बड़ी बढ़िया डेफिनेशन है जो मैंने तुम्हें वर्ड टू वर्ड लर्न करवाई थी। ये कंडीशन की डेफिनेशन और ये वारंटी की डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड तुम्हें लर्न करवाई है। एक बार फिर लर्न करेंगे अच्छे से, एक एक शब्द को समझेंगे। सामने देखो, कंडीशन इज दैट स्टिपुलेशन which is essential for the main purpose of contract, breach of which give right to buyer to claim his price and return the goods. कंडीशन उस स्टिपुलेशन को कहते हैं जो एसेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट में। स्टिपुलेशन मतलब शर्त। तो कंडीशन की ऐसी शर्त, ऐसी स्टिपुलेशन जो कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस के लिए एसेंशियल है। अगर आप इस चीज़ का भंग करते हो, इसे तोड़ते हो, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया और बायर गुड्स को वापस कर सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भैया कि ये मेन पर्पस के लिए क्या है? एसेंशियल है। स्टिपुलेशन विच इज़ एसेंशियल फॉर द मेन पर्पस। अगर आप इसका ब्रीच करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रेप्यूडिएट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और मैंने आपको कहा था कंडीशन को तोड़ने पे 3 आर मिलेंगे आपको। RRR क्या फुल फॉर्म है RRR की? अरे मूवी की पूछ रहा हूँ, RRR मूवी की क्या फुल फॉर्म है? नहीं है? कुछ तो है यार, राइज राउट फोर्ट कुछ करता है नीचे, नहीं है? हमारे RRR की फुल फॉर्म है रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट करो, रिटर्न द गुड्स उसके मुंह पे फेंको, रिक्लेम द प्राइस वापस ले लो, रिक्लेम दी प्राइस। देखो मैं एक फ़ोन ख़रीदने गया, भैया इसने कहा कि ये फ़ोन के अंदर इतना मेगापिक्सल कैमरा है, फलाना है, ढिमकड़ा है। मैंने ले लिया। अब मैंने बिल्कुल बराबर देख के लिया है फ़ोन, और उसमें जितना मेगापिक्सल बोला है उतना नहीं है। कॉल में बोला था भैया कॉल करता हूँ किसी को तो अपने आप कॉल कट जाता है, क्लैरिटी नहीं है। तो जो भी मेरे से बोला गया था कोई भी चीज़ इस फ़ोन में मौजूद नहीं है। अब मैं फ़ोन उसके मुंह पे फेंकूँगा और मेरे पैसे ले लूँगा, 3 आर लग जाएंगे। रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, रिटर्न द गुड्स, रिक्लेम दी प्राइस। तो अब कंडीशन किसको माने, इसके ऊपर ये पूरा चैप्टर है। कंडीशन की परिभाषा समझ में आई? अभी इतनी देर में क्या समझिए अपन ने? एक बार और बोल दो। स्टिपुलेशन विच इज असेंशियल फॉर द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसी स्टिपुलेशन जो कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस के लिए असेंशियल है, जरूरी है। ब्रीच ऑफ विच, जिसका ब्रीच करने पर, ब्रीच ऑफ विच गिव राइट द बायर टू रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, रिटर्न द गुड्स, रिक्लेम द प्राइस। चलो अब वारंटी, इसे ये तो कंडीशन है। वारंटी किसे कहते हैं? Warranty is that stipulation which is not essential for the main purpose of contract, but collateral for the main purpose of contract. Breach of which give right to buyer claim damages only. गिव अ राइट टू बायर टू क्लेम डैमेजेस ओनली। बायर को सिर्फ ये राइट मिलता है कि वो डैमेजेस ले सकता है, वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट नहीं कर सकता। अभी जैसे मैंने फ़ोन खरीदा, फ़ोन चलता है बराबर, मेगापिक्सल जो भी बोला था वो भी है, लेकिन थोड़ा सा हैंग हो रहा है। अब वहाँ हैंग वैंग का नहीं लिखा हुआ था, तो क्या है कि मैंने थोड़ी हैवी एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली, कोई भारी गेम डाउनलोड कर लिया, उसकी वजह से हो रहा है हैंग।
अब इसकी वजह से मैं कॉन्ट्रैक्ट में रेपुडिएट नहीं करूँगा, गुड्स उसके मुंह पे नहीं मारूंगा, मैं बोलूँगा भाई साहब ठीक करके दो यार, डैमेजेस दो, आपने कहा था फ़ोन सही चलेगा, चल नहीं रहा तुम्हारी ऐसी तैसी। तो नाउ ड्यू टू दिस एरर आई कैन नॉट रेपुडिएट दी होल कॉन्ट्रैक्ट, आई कैन ओनली क्लेम डैमेजेस, आई कैन ओनली क्लेम डैमेजेस। बट कंडीशन और वारंटी में डिफरेंशिएट कैसे करोगे आप? हर ब्रीच को आप कंडीशन मान सकते हो, हर ब्रीच को आप वारंटी मान सकते हो। तो किताब तो हमें पढ़ाएगी भाई कि कंडीशन इसे मानो, वारंटी इसे मानो। बाकी आपको जिसको कंडीशन मानना है मानो, जिसको वारंटी मानना है मानो। हमने तो अपनी तरफ से इम्प्लाइड दे रखी है, आपको इन्हें मानना हो इन्हें मानो, नहीं तो हमने आपके ऊपर छोड़ा है एक्सप्रेस कंडीशन, आप जिसे मानना हो चाहे मान सकते हो, इम्प्लाइड कंडीशन हमने बताई है। तो अब मेरे साथ बोलो, देयर आर 2 टाइप ऑफ कंडीशन एंड 2 टाइप ऑफ वारंटी। वन इज एक्सप्रेस, अनदर इज इम्प्लाइड। ठीक है, अभी ये रह रहा है अभी टॉपिक, 1 मिनट रुक जाओ। ये एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस कंडीशन आर दोज कंडीशंस, एक्सप्रेस वारंटी आर दोज वारंटी। साथ में चलाएंगे which are agreed by buyer and seller at the time of making contract। ये हमने खुद एग्री करी है। अब मैंने अगर कोई भी फ़ोन लेते वक्त, रजिस्टर खरीदते वक्त, कपड़े खरीदते वक्त, जूते खरीदते वक्त, माइक खरीदते वक्त, ये बोर्ड खरीदते वक्त जिन जिन चीज़ों को कंडीशन माना है और सेलर ने भी माना है वो एक्सप्रेस है, वो एक्सप्रेस है। और जिन जिन कंडीशन को मैंने नहीं माना है, उसने भी नहीं माना है, लॉ ने हमें बताया, मतलब उसने नहीं माना है इन द सेंस हमने कुछ एक्सप्रेस नहीं किया है, लॉ ने हमें बताया है कि इनको मानो, तो वो इम्प्लाइड है। तो एक्सप्रेस क्या है? आर दोज विच आर एग्रीड अपॉन पार्टी, पार्टी ने एग्री किया है एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। और इम्प्लाइड क्या है? आर दोज विच आर प्रिज्यूम्ड बाय लॉ, जो लॉ ने मानी है। तो अभी तक क्या पढ़ाई मैंने तुम्हें? 4 बातें। कंडीशन क्या है, वारंटी क्या है। कंडीशन में 3 आर मिलेंगे, 3 आर, आर कौन से आर? रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, रिटर्न द गुड्स, रिक्लेम द प्राइस। लेकिन अगर वारंटी का ब्रीच करोगे तो 3 आर नहीं मिलेंगे, वारंटी में सिर्फ डैमेजेस मिलेंगी। गुण अग्रवाल सुन लो बेटा, वारंटी में सिर्फ क्या मिलेंगी? डैमेजेस मिलेंगी। सुन रहे हो बेटा चुन्नू, वारंटी में क्या मिलेगी? सिर्फ डैमेजेस। अब किसे कंडीशन मानना है, किसे वारंटी मानना है, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। तो कंडीशन और वारंटी कितने प्रकार की होती है? 2, एक्सप्रेस और जो पार्टी स्वयं डिसाइड करती है वो एक्सप्रेस, जो प्रिज्यूम बाय लॉ है वो इम्प्लाइड। एक बार और बोल दो, एक्सप्रेस कंडीशंस आर दोज कंडीशन, एक्सप्रेस वारंटी आर दोज वारंटी which are agreed by buyer and seller at the time of making contract, or which are expressed by buyer and seller, by words or in written form are called express. And implied conditions are those conditions, implied warranty are those warranty which are not expressed by parties but presumed by law as per Sale of Goods Act। तो भैया सोगा ने जिसे कंडीशन माना है, सोगा ने जिसे वारंटी माना है, सोगा ने सेल ऑफ गुड्स एक्ट ने, वो इम्प्लाइड है। और जो हमने बोली है कि हम इसे कंडीशन मानेंगे, हम इसे वारंटी मानेंगे, वो क्या है? एक्सप्रेस है। ये हो गया। अपन लाइन से ही चलते हैं, तो बीच में एक टॉपिक रह गया, पहले वो कवर करते हैं। ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ दूँ, कंडीशन और वारंटी में डिफरेंस क्यों छोड़ूँ यार, सुनी लो ना। कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस के लिए असेंशियल है, ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोलेटरल है। इसका ब्रीच करने पे 3 आर मिलेंगे, इसका ब्रीच करने पे डैमेजेस मिलेंगे। यहाँ गुड्स को रिटर्न कर सकते हो, यहाँ गुड्स को रिटर्न सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। 3 बना ली ना, 4 और बना लो, इससे तो क्या है और बन जाएगी कि कंडीशन के ब्रीच में आपको प्राइस वापस मिलेगा, वारंटी में आपको प्राइस वापस। हाँ, ये वाइडर है और ये नैरो है। अरे जने कितने बन जाएंगे। कंसेप्ट अगर ढंग से पढ़ लिया तो डिफरेंस बनाना कोई बड़ी बात। देखिएगा, ये कंडीशन के लिए क्या है? मेन पर्पस के लिए असेंशियल। ये मेन पर्पस के लिए क्या है? कोलेटरल। यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकते हो, यहाँ पे सिर्फ डैमेजेस मान सकते हो। कंडीशन को वारंटी का ब्रीच मान सकते हो, वारंटी को कंडीशन नहीं मान सकते। वाइडर चीज़ को नैरो समझा जा सकता है, नैरो चीज़ को वाइडर नहीं समझा जा सकता। जैसे आपने कोई गलती करी, 20,000 का फाइन है, और उसी में अगर आप छोटी गलती करते तो 5,000 का फाइन होता।
तो क्या आपको लॉ मेकर ये कहेगा कि भैया 20 का मत दो, 5 दे दो तुम तो, ठीक है, और आपसे कोई गलती हुई वहाँ 5,000 का फ़ाइन है, आप अपनी मर्ज़ी से उसी पेनल्टी में 20 भी दे सकते हो, ठीक है, तो आप पे ये इम्पोज किया जा सकता है, या आप खुद ये सोच सकते हो कि हाँ भाई ठीक है, गलती भले इन लोगों ने कहा है 5 है लेकिन इनका नुकसान तो 20 का हुआ है, 20 दे दो, ठीक है, लेकिन जिसको 20 का नुकसान हुआ है 5 नहीं दे सकते। आपने कंडीशन में बहुत बड़ी गलती करी है, किसने? सेलर ने। तो बायर का दिल बड़ा है तो वो कंडीशन के ब्रीच को वारंटी का ब्रीच मान सकता है, डैमेजेस में काम चला सकता है, लेकिन वारंटी के ब्रीच को कंडीशन का ब्रीच नहीं मानने देंगे। यहाँ पे डैमेजेस मिलनी है, वहाँ सिर्फ डैमेजेस ही मिलेंगी, वहाँ पे आप गुड्स को रिटर्न नहीं कर सकते, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा टॉपिक। पहला टॉपिक बेसिक, कंडीशन क्या है, वारंटी क्या है। दूसरा टॉपिक दोनों में डिफरेंस। अब तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंडीशन को कब वारंटी मानेंगे, व्हेन कंडीशन इज टू बी ट्रीटेड एज वारंटी। कब कंडीशन को क्या मानेंगे? वारंटी। 1, 2, 3 और 4, 4 केस में। कितने केस में? 4। नंबर 1, जब बायर अपने बेनिफिट के लिए कंडीशन को वारंटी मान ले स्वयं इच्छा से। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका दिल बड़ा होता है, चीज़ अगर गलत भी निकल जाती है ना तो सामने वाले से ज़्यादा माथापोड़ी नहीं करता, अरे ठीक है यार, कहाँ गुड्स वापस कराऊंगा, उधर जाऊंगा, छोटी सी तो मिस्टेक है, कर कुरा लो सही। तो व्हेन बायर वेव द परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन, जब बायर खुद ही वेव कर दे, पार्टी में फिर उस ओन बेनिफिट, अपने खुद के बेनिफिट के लिए या कैसे भी, तो उसे वेव बोल, उसमें आप कंडीशन को ब्रीच मान ही नहीं रहे हो, जबकि आपको कंडीशन का ब्रीच मानना चाहिए। सामने वाले ने आपको चीज़ गलत दी है, सामने वाले ने चीज़ आपको गलत दी है तो आपको उसको वापस करना चाहिए, पैसे लेने चाहिए, लेकिन आपने नहीं लिए। यू वॉलेंटरी वेव द ब्रीच ऑफ कंडीशन, यू वॉलेंटरी वेव द ब्रीच ऑफ कंडीशन। आपने अपनी मर्जी से वेव कर दिया, बायर की मर्जी। नंबर 2, जब बायर वारंटी को कंडीशन मानता है, कंडीशन को वारंटी मानता है टू क्लेम ओनली डैमेजेस, जब उसे सिर्फ डैमेजेस चाहिए होती है, ठीक है। यहाँ पे तो आपने वेव ही कर दिया, छोड़ो ना यार, कंडीशन छोड़ दी, वारंटी भी नहीं माना उसे, कंडीशन ही छोड़ दी। जो बड़े दिल वाले, चीज़ गलत निकली थी, चाहते तो जाके बोल सकते थे, लेकिन अपना काम चल गया तो अपन ने भी चला लिया। यहाँ पे आप कंडीशन के ब्रीच को वारंटी का ब्रीच मानोगे क्योंकि इसमें आपका फ़ायदा हो रहा है। इसमें मैंने एग्जांपल दिया था आपको अब्देली सर का। क्या एग्जांपल दिया था कि एक बार हम अब्देली सर के लिए मॉल में गए एक जैकेट लेने। अब उनकी हाइट के हिसाब से और उनकी हेल्थ के हिसाब से उनको रेडीमेड कपड़े इतनी जल्दी मिलते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि अगर उनको हाइट में कोई चीज़ बैठ जाती है तो हेल्थ में नहीं बैठती, ठीक है, और जो पतले दुबले टाइप की होती है तो उन्हें वो यहीं तक आती है। फिर तो उनका ऐसा सिस्टम है कि उनको रेडीमेड कपड़े बहुत मुश्किल से समझ में आते हैं, और आ जाते हैं समझ में तो फिर कुछ चीज़ उन्हें समझ में नहीं आती अगर दोनों में फिट बैठ गई। तो हम जब मैं उनके साथ एक बार गया मॉल में और एक जैकेट उन्हें पसंद आया, उसका कलर भी बड़ा अच्छा था, वो दिखने में भी बहुत बढ़िया था, और ये सब चीज़ें तो खैर होती है, कलर अच्छा होता है, दिखने में अच्छी थी, मेन होती है उनको आ जाए वो, तो उनको आ भी गया वो, ठीक है। तो हमने कहा कि पहली बार अब्देली तेरे 15-20 मिनट में तेरे कपड़े मिल गए, बहुत मुश्किल से होता है ऐसा, तो फटाफट बिलिंग करा ले। अब जब हम बिलिंग कराने गए और वो एक बार हमें दिखाता है तो उसके अंदर यहाँ पे एक कट लगा हुआ था, अंदर दिख भी नहीं रहा था, लेकिन वो डैमेज था, पीस डैमेज था वो। तो हमें क्या करना चाहिए था? कंडीशन का ब्रीच मानना चाहिए था। इसे क्या मानना चाहिए था? इस गुड्स को हमें वापस करना चाहिए था और पैसे लेने चाहिए। खैर पैसे हमने तब तक दिए भी नहीं थे, बिलिंग हो ही रही थी, लेकिन मान लो हम पैसे दे देते और बाहर जाके हमें पता चलता तो भी ये कंडीशन का ब्रीच है, क्योंकि आपका कपड़ा फटा हुआ है, हाथों हाथ तो वो भी मना नहीं करता कि दे ही देता, मान ही लेता कि हाँ हमारी गलती है, अभी तो लेके गया है। लेकिन अब्देली सर ने कहा कि यार मेरे को इतनी मुश्किल से तो ये जैकेट मिला है, तो उन्होंने कंडीशन के ब्रीच को वारंटी का ब्रीच मान लिया। उसने कहा भाई साहब इसको ठीक मैं करा लूँगा, आप तो ये देख लो अगर आप कुछ डैमेजेस देते हो। तो उन्होंने डैमेजेस के रूप में हमें क्या दिया कि वो 2000 का अगर जैकेट था तो उन्होंने 1500 ही लिया हमसे, 500 रुपये उन्होंने हमें डैमेजेस दी। उसको यहाँ आके अब्देली सर ने 50 रुपये में ऑल्ट्रेशन करा लिया, 450 का प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिए, जो गेन ऑन सेल था। तो गेन ऑन बाय था ये तो, हाँ सेल नहीं था। तो
इसमें उनको फ़ायदा हो गया। तो कई बार आप कंडीशन के ब्रीच को क्या मान लेते हो, वारंटी का, सो ओनली टू क्लेम डैमेजेस, क्योंकि आपको डैमेजेस चाहिए इंस्टेड ऑफ बोलो यार, इंस्टेड ऑफ आपको कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट नहीं करवाना, यू ओनली वांट डैमेजेस, क्योंकि उसमें आपका फ़ायदा। अब अगर अब्दुल्ली सर उसको रिटर्न कर देते तो उन्हें 2000 रुपये मिल भी जाते, आप सोचोगे 2000 मिल गए, लेकिन उनको जैकेट नहीं मिलती ना। उनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि उनको बड़ी मुश्किल से मिलती है जैकेट वगैरह या कोई भी रेडीमेड चीज़, तो उनको मिल गई और चीज़ इतनी बड़ी भी नहीं थी। अगर कोई ज़्यादा डैमेज होता, बाहर से डैमेज होता तो समझ अंदर डैमेज था, ठीक है, नहीं भी कराते तो भी कोई नहीं देख रहा था। चलो नंबर 3, जब कॉन्ट्रैक्ट नॉन सेवरेबल नेचर का है। ये जब मैंने तुम्हारा टेस्ट दिया था तो ये पॉइंट मुझसे अलग अलग बच्चों ने बार बार पूछा था, जबकि मैंने उस समय पढ़ाते वक्त भी बहुत अच्छे से समझाया था। अब ऐसा मत करना कि फिर पढ़ने बैठो फिर अटको, ढंग से दिल के कानों से सुनना। कैसे सुनना? सुना है कभी दिल के कानों से? नहीं सुना? अभी आज सुनना, देखो इधर कनेक्ट करो वाईफाई से, ठीक है। जो भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसे दिल में उतारो, दिल में। किस में उतारो? दिल में। दिल में फीलिंग्स नहीं होती तो ठीक है, दिमाग में उतार दो, तो दिमाग में भी कुछ नहीं है। चलो सुनो, हेलो 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 हेलो, यस। अब देखो, अगर कॉन्ट्रैक्ट नॉन सेवरेबल नेचर का है, कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है, क्या हो गया? ये बात कर रहा है कि तू बात कर रहा है? किसकी? मेरी? तेरी? दिल से याद आई। तो सुनो बच्चों, जब कॉन्ट्रैक्ट नॉन सेवरेबल नेचर का है, जब कॉन्ट्रैक्ट नॉन सेवरेबल नेचर का है, आपने कोई ऐसी चीज़ खरीदी है जिसके अंदर एक पार्ट खराब निकला है और एक पार्ट अच्छा है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नॉन सेवरेबल है, वो सेपरेट नहीं हो सकता, तो आपको या तो पूरा कंडीशन का ब्रीच मानना पड़ेगा और वापस देना पड़ेगा, या पूरा वारंटी का ब्रीच मानना पड़ेगा और डैमेजेस लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप उसको सेपरेट ही नहीं कर सकते। जैसे आपने कोई चीज़ खरीदी, अभी आपने कोई चीज़ खरीदी बाय 1 गेट 1 फ्री में, अब एक जीन्स खरीदी 3000 में और उसमें आपको एक जीन्स और मिल गई, तो 2 जीन्स आपको 3000 की पड़ी, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि एक जीन्स आपको 1500 की पड़ी, क्योंकि अगर आप उसे 1500 देते और एक जीन्स लेते तो क्या वो देता आपको? ऑफ़र क्या चलाते हैं ये लोग कि 3000 रुपये दो तो जाके दूसरी जीन्स मिलेगी। क्या आप उनको जाके ये बोल सकते हो कि 1500 में एक दे दे? नहीं। लेंस कार्ड का तो हमेशा यही ऑफ़र होता है कि एक आप लो फ्रेम, दूसरी फ्रेम फ्री। अक्सर चलता है लेंस कार्ड तो 24 महीने, 12 महीने, 24 घंटे यही ऑफ़र चलाता है। 24 महीने 2 साल में यार, याशी हंस क्यों रही है पिक्चर? तो 12 महीने में लेंस कार्ड 24 बार ये ऑफ़र देता है, क्या कि बाय 1 गेट 1 फ्री। लेकिन आप उससे जाके बोलोगे कि मैं एक बारी में 2 लेंस का या 2 फ्रेम का क्या करूँगा, आप तो एक फ्रेम दे दो और आधे पैसे ले लो, वो नहीं मानेगा। तो कई बार कॉन्ट्रैक्ट सेवरेबल नेचर के होते हैं और कई बार नहीं होते हैं। तो अगर आपने 2 जीन्स खरीदी 3000 में और उसमें से एक जीन्स खराब निकल गई, तो जो जीन्स खराब निकली है वो वापस नहीं दे सकते, आप पूरी देनी पड़ेगी, या तो दोनों दो या दोनों रख लो। तो आप में कंडीशन का ब्रीच होने के बाद भी आपको उसे वारंटी का ब्रीच मानना पड़ेगा, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट साला कैसा है? नॉन सेवरेबल। कैसा है? नॉन सेवरेबल। और लास्ट, जब आपकी कंडीशन का ब्रीच वारंटी का ब्रीच माना जाएगा व्हेन इट इज़ एक्सक्यूज बाय लॉ, जब ये लॉ की वजह से हुआ है। जैसे आज मैंने आप लोगों को कोई चीज़ दी 50,000 रुपये में और उसके ऊपर मैंने GST नहीं लगाया। अब भारत सरकार ने कहा कि इस चीज़ पे GST लगेगा और जो चीज़ आपने पहले बेची है उस पर भी GST लगेगा, तो मैंने आपको एक नोटिस और भेज दिया GST का। अब आप कह रहे हो सर GST क्यों लगा रहे हो, पहले तो लगा ही नहीं। मैंने कहा मेरी थोड़ी गलती है यार, इट इज़ एक्सक्यूज बाय लॉ। अब आप कह रहे हो नहीं लेना मेरे को तो GST के बाद, पकड़ो तुम्हारा प्रोडक्ट, कंडीशन को मानूंगा मैं, तो ब्रीच मानूंगा इसको कंडीशन का, तो नहीं मान सकते आप कंडीशन का ब्रीच, नहीं मान सकते आप इसे कंडीशन का ब्रीच। जबकि मैंने गलत किया आपके साथ, 50,000 बता के अब 60 ले रहा हूँ, लेकिन मेरी गलती है ही नहीं। 10,000 जो मैं आपसे एक्स्ट्रा ले रहा हूँ वो मेरी जेब में जाएगा ही नहीं, वो किसकी जेब में जाएगा? भारत सरकार। ऑब्वियस, समझ गए? चलो आगे आओ।
कितने टॉपिक पढ़ा दिए? कंडीशन क्या है, वारंटी क्या है, कितनी होती है कंडीशन और वारंटी, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। कंडीशन और वारंटी में डिफरेंस, और कंडीशन को क्या मानना है, वारंटी का ब्रीच। कब मानना है? 4 केस, चारों एक बार बोल दो। वॉलेंट्री वेवर, जब आप अपनी मर्जी से वेव कर दो। व्हेन आप कंडीशन के ब्रीच को वारंटी का ब्रीच मानो फॉर योर बेनिफिट, फॉर योर। जब नॉन सेवरेबल नेचर का गुड्स हो, कैसा हो, नॉन सेवरेबल नेचर का हो। लास्ट एक्यूज्ड बाय, अरे एक्सक्यूज्ड बाय लॉ, एक्सक्यूज्ड बाय लॉ। आगे बढ़ूं? आप मेरी बात सुनो। मैंने आपको कह दिया कि कंडीशन एक्सप्रेस भी होती है और इम्प्लाइड भी होती है, और वारंटी भी एक्सप्रेस भी होती है। और अब प्यारे बच्चों, एक्सप्रेस को तो कोई लॉ पढ़ा ही नहीं सकता, क्योंकि एक्सप्रेस तो पार्टीज डिसाइड करती है। आपको किसे कंडीशन मानना है, किसे वारंटी मानना है, ये तो आपने और मैंने डिसाइड किया है। इम्प्लाइड पढ़ेंगे हम तो एक्सप्रेस में कुछ भी नहीं पढ़ना हमें, किस में पढ़ना है, इम्प्लाइड में। इम्प्लाइड में नंबर 1 सबसे मेन कंडीशन, कंडीशन एज टू टाइटल। मेरी साथ बोलना, व्हेन सेलर सेल गुड्स टू बायर, then it is implied condition that title of such goods also transfer to buyer. If title turns out to be defective, then buyer will return the goods, reclaim the price and repudiate the contract. समझ में आ गई कि मेरी टूटी फूटी इंग्लिश? देखो, जब आप कोई चीज़ बेचते हो तो ये इम्प्लाइड कंडीशन है कि टाइटल भी आपका ही होगा, टाइटल भी आपका ही होगा। अब आपने वो टाइटल किसी को दिया तो आपके पास गुड टाइटल है तो उसे भी गुड टाइटल मिलेगा, लेकिन आपका ही टाइटल डिफेक्टिव है तो उसको कहाँ से मिलेगा बेचारे को टाइटल? तो अगर मान लो आपने मुझे कोई ऐसी चीज़ भेज दी, तुम्हारी ऐसी तैसी, जिसका टाइटल ही डिफेक्टिव निकल गया, तो मैं तुम्हारी पिक्चर बना दूंगा, मैं वो गुड्स तुम्हें वापस दे दूंगा। जैसे आपने मेरे को कार दी, बहुत बढ़िया कार थी, सब बढ़िया था, लेकिन कार के पेपर नहीं दिया आपने मुझे, टाइटल नहीं दिया। और जब पेपर दिया तो पता चला, मैंने आरटीओ में पता लगाया कि ये जिसके नाम के पेपर है वो उसकी नाम की गाड़ी नहीं है ये, ठीक है, ये गाड़ी किसी और की और पेपर किसी और के हैं। मतलब ऐसे फर्जीवाड़ा कर दिया तुमने मेरे साथ। तो ये टाइटल का ब्रीच है। किसका ब्रीच है? आप कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हो, रेप्यूडिएट, और गुड्स को क्या कर सकते हो, रिटर्न, क्योंकि टाइटल साला क्या निकल गया, डिफेक्टिव। तुम्हें मुझे कुछ दो या मत दो, मेरे को टाइटल तो दो यार। टाइटल मतलब ऑनरशिप, मालिकाना हक। बोलो, तो गुड्स में अगर मुझे टाइटल ही नहीं मिलेगा तो क्या मिला फिर मुझे? कुछ भी नहीं मिला। बोलो मालिक। तो आपने जब कल एग्जांपल दिया था कि आपको एक हायर परचेज, हाँ, हायर परचेज वाला, तो उस चीज़ में भी आपको टाइटल ना मिल रहा था, नहीं उसमें तो उसके खुद के भी पास अच्छा टाइटल नहीं था ना, तो वो तो उसमें आएगा नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट, नो वन कैन गिव बेटर टाइटल अंटिल हिमसेल्फ। आपको फिर भी वो तो देना ही पड़ता ना। क्या नहीं, गुड फेथ में लेता तो फिर मुझे कुछ भी नहीं देना पड़ता। गुड फेथ का यही तो मतलब होता है कि मैंने तो ऑनेस्टली खरीदा, मुझे तो पता ही नहीं था। वो बढ़ता, हाँ वो बढ़ता उस पर, और मेरे पे ये लगता भी नहीं, क्योंकि वो सेलर नहीं है, मैं बायर नहीं हूँ। मतलब मैं बायर हूँ लेकिन वो सेलर नहीं है। मैंने तो एक तरीके से बायर से ही एक चीज़ खरीदी है ना, उसका काम थोड़ी है ये तो उन चीज़ों पे लगता है जिनका काम हो। ये सेलर कौन है? जिसका काम है। हु ऑर्डिनरी सेल द गुड्स इन द, अरे हु सेल्स द गुड्स इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। क्या उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये काम है? ये अपन बेसिक भी याद रखा करो तुम लोग कि अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं, सेल ऑफ गुड्स है। तो ये सारे ट्रांजैक्शन सेलर और बायर के बीच में होने चाहिए। किसके बीच में होने चाहिए? आप लोग जो सेकेंड हैंड चीज़ें खरीदते हो वो आप सेलर से नहीं खरीद रहे हो, तो उसके ऊपर बायर से ही खरीद रहे हो आप, तो उसके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल ही नहीं होगा। अपन एग्जांपल में भले यूज़ कर ले उन चीज़ों को, लेकिन ये याद रखना बैक ऑफ द माइंड कि उनके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल। चलो खैर, चलो सेल टाइटल समझ में आई। पहली कंडीशन क्या थी? टाइटल। एक बार और बोलो मेरे साथ, व्हेन, एक इसका बस कंक्लूजन बोल दो, व्हेन टाइटल ऑफ द गुड्स टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव, देन बायर कैन repudiate the contract, return the goods, reclaim the price. टाइटल डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। खुशी टाइटल डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकल जाए भले, क्या नहीं होना चाहिए? टाइटल डिफेक्टिव। नेक्स्ट, सेल बाय डिस्क्रिप्शन।
इसको भी पढ़ते हैं एक बार। When sailors sell the goods by description, then the goods shall correspond with that description. If goods turns out to be defective or not as per description, then buyer can repudiate the goods, return the contract, return the goods, reclaim the price. बार बार लिखना है ये, repudiate the contract, return the goods. अगर क्या निकल जाता है, गुड्स डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग नहीं होता। अपन बहुत सारी चीज़ डिस्क्रिप्शन से ही खरीदते हैं। जैसे मैंने मोबाइल ख़रीदा हुआ तो क्या देख के ख़रीदा कि इसमें इतना मेगापिक्सल कैमरा है, साला झूठ है सब, ठीक है, ढंग से वीडियो नहीं बनती है बिल्कुल, ठीक है, फोकस इसका हिलता है। हालांकि ये सब चीज़ें इन्होंने डिस्क्रिप्शन पे तो नहीं लिखी थी, लेकिन इन्होंने जो लिखा है इसमें 50 मेगापिक्सल दे रखा है इन लोगों ने कैमरा, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, वो कैमरे को बस अपन फ़ोटो के हिसाब से जज करते हैं, फ़ोटो के हिसाब से बिल्कुल बढ़िया आएंगे, वीडियो के हिसाब से अलग वीडियो वाले ही फ़ोन होते हैं, या अब वो फ़ोन वीडियो के ही लिए फेमस है, और उनसे भी अगर वीडियो सही नहीं बन रही है तो फिर आप गुड्स को क्या कर सकते हो, रेप्यूडिएट अरे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हो, रेप्यूडिएट कर सकते हो। हर इंसान डिस्क्रिप्शन देख के ख़रीदे, लॉ ऐसा मानता है, और इतना डिस्क्रिप्शन देख के ख़रीदने के भी बाद वो गुड्स डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग नहीं होता तो लॉ ये मानता है कि आप कम से कम अब तो गुड्स को वापस कर सकते हो। नेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन के बाद आता है सैंपल। बोलो मेरे साथ, व्हेन गुड्स आर सोल्ड बाय सैंपल, देन बल्क ऑफ द गुड्स shall correspond with the sample. If this condition turns out to be defective, then buyer can बोल दो बाकी का, गुड्स सैंपल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। कैसे होने चाहिए, ठीक है। हमारे नाना जी जो थे वो चावल का काम करते थे, बासमती चावल का। वो यहाँ 12 में बड़े फेमस चावल हैं, तो वो 12 से लेकर जाते थे और बेचते थे अपने गांव में। उनका काम था, बड़ा अच्छा काम था, ठीक है। उनके यहाँ चावल आते थे तो वो चावल को पहले क्या करते थे, सबको टेस्ट करवा देते थे कि भैया इस बार इस क्वालिटी का और इस ग्रेड का चावल आएगा। ऑलमोस्ट गांव के 70% लोग उनसे चावल लेते थे, हमारी कम्युनिटी के 70% लोग उनसे चावल लेते थे। अच्छा काम था उनका। तो वो 12 जब जाते थे तो वो खुद, उनको भी चावल की बड़ी, मतलब होता है ना जिस काम में अपन होते हैं तो दाने को हाथ लगा के बता देते थे इसमें क्या क्वालिटी है क्या नहीं है। तो हर क्वालिटी का चीज़ लाते थे वो, और हर एक को ये बोलते थे कि आप बल्क में जब खरीदो, देखो 1 किलो 2 किलो में तो मैं क्या सैंपल दूंगा आपको, लेकिन आप बल्क में खरीदो। सीधा बैठा कर, कितनी बार बोला है, आप अगर 10 किलो 50 किलो खरीद रहे हो, और तुमने देखा होगा गांव में टेंडेंसी आज भी बल्क में खरीदने की है। गांव में गेहूं भी वो लोग साल भर के ले लेंगे, चावल भी साल भर के ले लेंगे, पता है तुम्हें जी। गाँवों में अक्सर यही होती है टेंडेंसी। यहाँ पे तो कम है अभी, थोड़ा भी इन चीज़ों की वजह से, मतलब जैसे ये मॉल और बिग बाज़ार टाइप आने की वजह से कम होगी ये टेंडेंसी। हाँ, यहाँ पे भी होती थी, लेकिन गांव में तो अभी भी है कि वहाँ पे वो एक वो रहता था, एक वो क्या बोलते उसे, टाका क्या बोलते हैं पता नहीं, ठीक है, वो हाँ, और सब प्याज गेहूँ लहसुन सब लेके वहाँ भर लेंगे, 5-5 महीने का 6-6 महीने का, जो भी चीज़ पेरिशेबल नहीं होती उनको। खैर, तो वो मेरे नाना जी कहते थे कि आप सैंपल ले जाओ, पाव भर आधा किलो जो भी है, और उसे बना के देखो, फिर मुझसे पूरा माल लेके जाओ। और वो जहाँ से लाते थे वहाँ से भी एक थोड़ा अमाउंट ज़्यादा लाते थे सैंपल के लिए, कि अगर उन्होंने 10 बोरी या जो भी खरीदी है तो वो भी उनको थोड़े बहुत माल देता था ऐसे सैंपल में, और हर क्वालिटी के। तो उनकी आदत थी, तो वो ये सैंपल देकर बेचते थे और बोलते थे अब गुड्स सैंपल के अकॉर्डिंग ही निकलेगा, सैंपल ही आपको समझ में नहीं आया तो गुड्स मत लेना। और हमेशा ऐसा होता था कि सैंपल के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर कभी ऐसा हो गया कि गुड्स सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं है तो मेरे नाना जी पे और हर सेलर पे ये वाजिब हो जाता है कि वो गुड्स को क्या करे, वापस करे, और पैसे क्या दे, वापस दे। गुड्स को वापस ले ले और पैसे वापस दे दे। रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिटर्न दी गुड्स। इफ गुड्स शैल नॉट करस्पॉन्ड विद द सैंपल, बोलो एक बार बोलो,
बोलते रहा करो बच्चों, रिवीजन तुम्हारा हो रहा है। किसका हो रहा है? तुम्हारा। क्या पढ़ा रहा हूँ? इम्प्लाइड कंडीशन। कितनी कंडीशन पढ़ा दी? कंडीशन एज टू टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सैंपल। अगली नहीं पढ़ाना, सेम है, सैंपल एज वेल एज, दोनों लगा दो। अब कोई बंदे ऐसे होते हैं ओवर पॉजेसिव उर्विका टाइप, जो गुड्स को सैंपल से भी खरीदते हैं और डिस्क्रिप्शन से भी खरीदते हैं। मतलब वो डिस्क्रिप्शन भी पढ़ते हैं पूरा, इसमें ये है भाई साहब, टेस्ट भी करा दो, फिर टेस्ट भी करते हैं एज पर सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन से भी खरीदा है, सैंपल से भी खरीदा है, फिर भी खराब निकल गया तो आपको गुड्स वापस करना पड़ेगा और 3 आड़ लग जाएंगे। क्या लग जाएंगे? अभी दशहरा आने वाला है, जाते हो ना दशहरे में? सभी जाते होंगे, एक बार तो जाते ही होंगे। ये देखो, ये दशहरे में भी नहीं जा रहा। तू कहाँ जाएगा यार? आज तक नहीं गया? रशिया जा रहा है। रशिया जा रहा है? बेटा ये तो कहीं भी नहीं जाता। गेम वेम खेलता है तो कोई बचपन में खेला है कुछ? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल? वही फिजिकली कह रहा हूँ मैं। फ़ोन वाले गेम खोलूँगा क्या मैं? लास्ट संडे को खेला था, हर संडे को खेलता है। इस संडे कहाँ गया? अब शाम को खेलता है। वेरी गुड। सुबह मैं भी तो खेल के ही आता हूँ, 10:30 रखता हूँ क्लास। आज अबे मेरे को तो आने ही नहीं दिया। मेरी फॉर्म इतनी ख़राब हो गई है। पहले ऐसा था कि मैं बैटिंग करके चला जाता था तो जाने देते थे, अब कहते थे वो फील्डिंग कर, तेरे कोचिंग में होगा टीचर। मैं कहा भाई मेरी क्लास है यार, जाने दो। जाने ही नहीं देते साले। पहले क्या बढ़िया रन वन बनते थे ना तो अपनी चलती थी। अभी जब से फॉर्म गई है तब से क्लास भी चली गई है। चलो ये आपके पास है? हाँ, ये क्लास नहीं, यही क्लास ही तो है। मैं वो क्लास की बोल रहा हूँ। फिर मैंने उनको डायलॉग चिपकाया, सालों मेरा मजाक उड़ा रहे हो आज। फॉर्म इज़ टेम्पररी, क्लास इज़ परमानेंट। समझ में आएगा इनको कभी? हाँ हाँ, तू कनेक्ट कर पा रहा है? चलो देखिएगा ज़रा। तो क्या हो गया बेटा, तू इतनी परेशान क्यों है आज? मार खा के आई है? फिर आज डांटा किसे? मैथ्स वाले संडे? मैथ्स वाले संडे किसी ने डांटा नहीं? डांटा तुम्हें अभी तक किसी को? एक बार भी नहीं डांटा क्या? एक आप तो डांट खा लो यार। पर्सनली नहीं डांटा, सबको एक साथ डांटा। तुम नट्टे हो गया यार, सब तुम्हें एक साथ डांटते हैं। जो आता है तुम्हारी ग्रुप में बेइज्जती करके चला जाता है। चलो सुनो, अरे यार टॉपिक। तो अगर कोई ऐसा है जो सैंपल भी देख रहा है, डिस्क्रिप्शन भी देख रहा है, तो गुड्स सैंपल के भी अकॉर्डिंग होने चाहिए। और अगर नहीं है तो आप क्या कर सकते हो? ये थक गया है, अपन नहीं थके हैं। अपन तो तीनों बार आर्ट लिखेंगे। रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, रिटर्न द गुड्स। ये चैप्टर तो मतलब इतना प्यारा चैप्टर है ना कि उस समय भी बहुत अच्छे से लर्न करवाया था, और अब रिवीजन के बाद तो आधे घंटे में लर्न कर लेना इसको। हाफ एन आवर में पूरा चैप्टर लर्न होना चाहिए। कितनी देर में? हाफ एन आवर। नेक्स्ट, क्वालिटी और फिटनेस की कंडीशन। मेरी तरफ देखिएगा ज़रा। ओ चंगेज़ खान, क्वालिटी और फिटनेस। पहले तो एक लाइन जो इसने लिखी है वो लिख ही देना कि ऑर्डिनरीली क्वालिटी की कोई कंडीशन होती ही नहीं है। देयर इज़ नो कंडीशन। क्यों नहीं होती है? क्योंकि आप जो चीज़ खरीद के ला रहे हो, आपकी उपेक्षाएँ क्या होती है कि आपको 100 रुपये में 1000 रुपये की चीज़ मिले, जो पॉसिबल नहीं है। आप ऐसी चीज़ों में क्वालिटी नहीं देख सकते। फिर क्वालिटी की कोई कंडीशन होती नहीं है, पहली लाइन में लिख देना। इसका एक शानदार एग्जांपल दूँ तुम्हें मैं। अभी ये गुमानपुरा जाते हैं तो तुम्हें पता है ये एक दुकान खुली है वो 1099 का बोर्ड लगा रखा है उसने। देखा है तुम लोगों ने? हम लोग अभी कल ही घूमने गए थे तो मेरे दोस्त ने मेरे को बताया, मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा ये पॉसिबल है। वो कह रहा है कि भाई 1099 में 3 शर्ट, 3 जीन्स, 3 शूज़, हाँ 3 शूज़ और 3 कुछ रात को पहनने के लोअर, कुछ चड्डे वड्डे पता नहीं क्या दे रहा है, या पूरा पजामा दे रहा है, ऐसा कुछ है।
ये दे रहा है वो एक। मेरे को ये रात को मेरे दोस्त ने कहा, मैंने कहा तू पागल वागल है क्या? कि अबे भाई सही है, ये यहाँ पे भीड़ पड़ती है 11 बजे तक भी, ये बंद ही नहीं होती दुकान, ठीक है, पता नहीं कौन है, कहाँ से आया है और क्या दे रहा है। तो वो मेरे दोस्त ने तो मुझे ये कहा कि अभी दिवाली आने वाली है तो मैं क्या स्टाफ को कुछ ना कुछ देता ही हूँ, तो यहाँ से ले जाऊँगा, मतलब पैसों के साथ कुछ ना कुछ देता हूँ, लेकिन अभी देखेंगे क्या है इसमें। तो अब आप ऐसी कोई चीज़ खरीद के आ रहे हो 1099 में, आपको मतलब 11 चीज़ तो दे दी उसने, हाँ 100 रुपये की एक चीज़ दे दी उसने आपको, उसमें आप कह रहे हो भाई साहब इसमें है ना ये क्वालिटी खराब, इसकी सिलाई निकल गई। सिलाई क्या, वो पूरा कपड़ा ही निकलेगा 10 दिन में, तुम कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि तुम देखो तो सही क्या दे रहा है वो तुम्हें और किस रेट में दे रहा है, ठीक है। मतलब जैसे 1100 रुपये में आपको महीने का राशन नहीं मिल सकता, इसने 1100 रुपये में महीने के क्या साल के कपड़े दे दिए आपको, तो वो जैसे पैसे लिए वैसी चीज होगी वो। तो ये लाइन तो तुम जरूर लिखना, बोलो नॉर्मली देयर इज नो कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। ये लाइन तो लिखोगे ही लिखोगे। अब फिर जब कंडीशन ही नहीं है तो यहाँ क्यों दे रखा है? तो ये देखो, क्वालिटी और फिटनेस की कंडीशन एप्लीकेबल होगी व्हेन ऑल द कंडीशंस हैव बीन सेटिस्फाइड। सुनो, कंडीशन एज टू क्वालिटी is applicable when all the following conditions are met or satisfied. Number 1, buyer have made known purpose to the seller. Buyer rely on the skill of seller. Goods are of the description dealt in by seller. 3 तो लिखे हुए हैं, 3 तो ये लिखे हुए हैं और चौथा इसमें लिखा हुआ नहीं है जो मेन है। एंड गुड्स टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव। गुड्स, देखो मेरी बात सुनो, मैंने आपको एक कंडीशन, मैंने आपको पहले पढ़ा दिया कि क्वालिटी की कोई कंडीशन होती नहीं है, क्वालिटी की कोई कंडीशन होती ही नहीं है, लेकिन मैंने आपको अपना पर्पस बता दिया। जैसे अब मैं गया किसी दुकान पे, अब मेरे को, मैंने तुम्हें पहले भी एग्जांपल दिया होगा शायद, कि मेरे को जो फ्रूट्स और वेजिटेबल है उनके परख नहीं है इन दी सेंस मेरे को समझ नहीं आता है सही है कि गलत है। जैसे होता है ना कि ऐसे आप कोई भी चीज़ हाथ में लेके बता देते हो कि ये चीज़ सही है गलत है, ऐसे देख के तो समझ आ जाता है। अभी जैसे कोई है, कोई चीज़ फ्रूट्स है तो देख के तो समझ आ जाता है सही है, लेकिन अंदर से कुछ ऐसे महानुभव होते हैं जो ऐसे बता देते हैं कि ये चीज़ ये बेकार निकलेगा, ये एप्पल है ये फीका निकलेगा, फलाना है। अब मेरे को तो लाल एकदम एप्पल दिख रहा है, मैंने कहा सही होगा ले लो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अपना पर्पस पहले सेलर को बता देता हूँ। मेड नॉन टू द पर्पस, सेलर को अपना पर्पस बता देता हूँ, उसकी स्किल पे रिलाय कर लेता हूँ, क्योंकि वो तो उसमें डील कर रहा है, तो मेरा एक, मैंने सब्जी वाला और फ्रूट वाला एक पकड़ रखा है, मैंने उसको मैंने कह रखा है भाई तेरे को कोई बार्गेनिंग नहीं करानी, मुझे कुछ नहीं करना, जो तू रेट बोले उस पर दे देना, लेकिन बढ़िया चीज़ देना, ठीक है। मेरे को घर पे गाली बिल्कुल नहीं सुननी है, ठीक है। वो अब मैं उसकी रिलाय करता हूँ, उसकी स्किल पे, उसकी जजमेंट पे, उसको अपना पर्पस बता देता हूँ और वो मुझे चीज़ दे देता है। 90% केसेस में वो सही निकलती है, 10% में ख़राब कभी निकलती है, तो कोई बात नहीं, उसकी भी गलती नहीं है। लेकिन अगर मैं उसे वापस कराने जाऊं तो मुझे यकीन है कि वो वापस कर लेगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसकी स्किल पे रिलाय करके ख़रीदा है, तो मैं वो कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर सकता हूं क्योंकि मैंने उसकी स्किल पे रिलाय होके ख़रीदा है। आप भी ऐसे ही करा करो। जिन चीज़ों में आपको नॉलेज ना हो और आपको लगे कि क्वालिटी और फिटनेस को लेकर बात आ सकती है, तो आप ये 3 कंडीशन पूरी करो। आप अपना पर्पस उसे बता दो, बोलो इस पर्पस के हिसाब से मेरे को गुड्स दे दे, उसकी स्किल पे रिलाय कर लो, और जिससे आप खरीद रहे हो वो उसी डिस्क्रिप्शन में डील करता हो। मतलब ऐसा अल्लू टल्लू से मत खरीदना, ऐसे से खरीदना जिसका उस चीज़ में बेचने का एक्सपीरियंस हो, काम हो उसका। अब आपने कार खरीदी ऐसे बंदे से जिसने खुद दूसरे से कार लेके आपको दिए, ब्रोकर से, वो कह रहा है तो बहुत बढ़िया कार ही है, वो तो बढ़िया ही बोलेगा, खराब बोलेगा क्या? उसका काम है रोज़ का, ठीक है, बढ़िया बोलने का। कार की उसे कद्दू भी नॉलेज नहीं है। अब आपको नॉलेज चाहिए, आप उसकी स्किल पे रिलाय मत करो, आप मैकेनिक को, ठीक है, कोई डीलर को प्रॉपर जो उस डिस्क्रिप्शन के गुड्स में डील करता हो उसकी स्किल पे रिलाय करो।
और उसमें फिर गुड्स डिफेक्टिव निकल जाता है तो आप कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर सकते हो। नेक्स्ट, मर्केंटेबिलिटी। मर्केंटेबिलिटी का मतलब होता है मार्केटेबल। जो भी गुड्स आप खरीद रहे हो वो मार्केटेबल नेचर के होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? मार्केटेबल मतलब क्या होता है? देखो मार्केट, ये रहा, ये मार्केटेबल क्वालिटी की डेफिनेशन तो नहीं है, ये कह रहा है एक्ट में डेफिनेशन नहीं है, हैज नॉट डिफाइंड, बट ऐसी चीज होनी चाहिए जो ऑर्डिनरी प्रूडेंस का व्यक्ति एक्सेप्ट कर ले। अब जैसे मैं मान लो वो 1100 रुपये वाली चीज़ खरीदने चला गया कि भैया 3 दे रहा है। अब मैंने देखा भाई क्या दिया है, ये तो कचरा है, बिल्कुल देखते ही समझ में आ रहा है। तो कम से कम एक मर्केंटेबल क्वालिटी ऐसी तो हो कि ऑर्डिनरी प्रूडेंस का व्यक्ति उसे एक्सेप्ट कर सके कि हाँ ये चीज़ है, थोड़ा यूज़ कर सके। उसके बाद खराब निकल जाए अलग बात है। आपने बिल्कुल ही रस्ते का माल सस्ते में ऐसी चीज़ दे दी है कि जो बिल्कुल ख़त्म चीज़ है, तो फिर उस केस में कंडीशन का ब्रीच माना जाएगा। तो क्वालिटी और मर्केंटेबल क्वालिटी को मैं ऐसे बताता हूँ कि क्वालिटी तो एक स्टैंडर्ड क्वालिटी की बात हो रही है जिसमें आपने बायर ने अपना पर्पस बताया और वो उस स्टैंडर्ड क्वालिटी में फिट नहीं बैठ रहा। मर्केंटेबल क्वालिटी मतलब एक मिनिमम क्वालिटी की बात हो रही है कि कोई भी चीज़ लो तो उसमें कम से कम ये तो हो, कपड़ा ले रहे हो तो कम से कम जो एक मिनिमम सिलाई विलाई होती है जो बराबर, ऐसा हर जगह से धागा निकल रहा ही हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहली बार धोया और कलर छोड़ दिया, लाल कलर का शर्ट था, सारे कपड़े लाल हो गए मशीन में जितने भी डाले थे। तो कम से कम ये एक मिनिमम क्वालिटी है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस प्रोडक्ट में इतनी तो होनी ही चाहिए। और लास्ट कंडीशन है होलसमनेस। होलसमनेस का मतलब होता है ईटेबल्स। ये कंडीशन लगती है ईटेबल्स पे। किस पे लगती है? खाने पीने की चीज़ों पर। खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो हज़ारदस्त नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? हज़ारदस्त मतलब आपकी जान के लिए हानिकारक, आपके लिए हानिकारक क्या नहीं होनी चाहिए? हानिकारक। अब मर्केंटेबल क्वालिटी और क्वालिटी पढ़ने के बाद होलसमनेस पढ़ाने का क्या सेंस था? ये सेंस था कि क्वालिटी में तो मैंने आपको कहा था, मैंने अपना पर्पस बताया, ये वो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। खाने पीने की चीज़ में सिंपल है, आप 100 रुपये की भी कोई चीज़ खरीदो या 10 रुपये की भी कोई चीज़ खरीदो, वो आपके लिए हज़ारदस्त नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? इट शुड नॉट बी हार्मफुल फॉर योर लाइफ। बोलो तो, इट मस्ट हैव दैट मिनिमम क्वालिटी के वो। अब जैसे देखो 10 रुपये की चीज़ है, वो अब कोई सिगरेट पी रहा है या कोई तंबाकू खा रहा है, उसको तो हार्मफुल नहीं होना चाहिए। सब उस पर हम लिखते ऊपर कि ये हार्मफुल ही है, इससे कैंसर वैंसर सब हो रहा है। उसके बाद भी जहर खाना है तो खाओ, मरो, उसमें ये लगाने बैठ जाओ अरे होलसमनेस में सर ने पढ़ाया था ईटेबल्स कि कोई भी खाने पीने की चीज़ हार्मफुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है उस पर लगाया भी तो है हमने मुकेश का फोटो। हाँ, नहीं लगाया मुकेश का फोटो? हर मूवी के पहले मुकेश का ऐड नहीं दिखा रहे तुम्हें? ठीक है, मुकेश की हालत भी दिखा रहे हैं, ऐड छोड़ो। ठीक है, कि मुकेश का मुंह अब मुंह नहीं रहा। ठीक है, उसके बाद भी खाना है तो खाओ। ये हो गई कंडीशंस। क्या हो गई? चलो नेक्स्ट। अब आती है इम्प्लाइड कंडीशन के बाद इम्प्लाइड वारंटी। एक बार कंडीशन की गिनती कर लो वापस से। कितनी कंडीशन थी? कंडीशन एज टू टाइटल, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, कंडीशन एज टू सैंपल, सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, क्वालिटी, मर्केंटेबिलिटी। क्वालिटी के बाद क्या था? मर्केंटेबिलिटी, होलसमनेस, होलसमनेस के बाद अरे हाँ, एक और मैंने लिखाई थी, इसमें लिखी भी नहीं है, कंडीशन एज टू कस्टम। कस्टम का मतलब होता है कि कई बार आप जो चीज़ यूजुअली खरीदते हो तो उसके लिए कुछ कस्टम्स बन जाते हैं, कुछ ट्रेडिशंस बन जाते हैं कि इसमें कम से कम ये तो हो, इसमें कम से कम ये तो हो। तो वो जो मिनिमम कस्टम्स है, जैसे क्वालिटी से रिलेटेड नहीं है कस्टम, मतलब जैसे आप कोई चीज़ बेचते हो, दवाई बेचते हो, तो एक बार देखते हो कि पीछे एक्सपायरी तो नहीं है, ये कस्टम है। अब ये किसी कानून ने नहीं भी कहा है तो भी हम करते हैं। कोई चीज़ देते हैं, कोई जैसे कोई ऐसी चीज़ होती है जो ब्लैक थैली में ही सर्व की जाती है, तो ये क्या है? कस्टम है। जैसे मीट प्रोडक्ट यूजुअली ब्लैक वाली पॉलीथीन में दिए जाते हैं, सब्जियों में भी कई सारी चीज़ों में ब्लैक पॉलीथीन में दी जाती है। ये कोई कानून में थोड़ी लिखा हुआ है, कस्टम है।
कि यार ये चीज़ हो, जैसे मीट के अंदर ये है कि कहीं अभी आप कोई ऐसी थैली में ले जा रहे हो, किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाए, कुछ हो, तो भाई इसको ब्लैक थैली में सर्व करो। तो ये कहीं पे लिखा हुआ भी नहीं है तो भी फॉलो हो रहा है, तो ये कस्टम है। तो ये कंडीशन एज टू कस्टम क्या है कि कस्टम जो चीज़ यूसेज से या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में चली आ रही है वो भी आपको फॉलो करनी चाहिए, वो भी कंडीशन है। अगर उसका ब्रीच होता है तो सामने वाला उस कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर सकता है। किसका ब्रीच होता है? कस्टम। तो कस्टम्स मतलब ट्रेडिशंस, ठीक है, ट्रेडिशंस जो बरसों से चले आ रहे हैं, प्रथा क्या? नेक्स्ट, अब वारंटी। भैया मेरी बात सुनो, पलक, कंडीशन के ब्रीच में कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट होता है, बोल, गुड्स भी रिटर्न हो जाता है, और वारंटी के ब्रीच में क्या होता है? डैमेजेस क्लेम करते हैं। गुड्स को रिटर्न कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब कंडीशन कितनी चीज़ों को माना हमने? बुक के हिसाब से 7, और मेरे हिसाब से एक कस्टम जोड़ दिया। अब वारंटी 4 ही है बस। कितनी है? ये सब एक सुर में बोलना। ये कंडीशन और वारंटी एक्सप्रेस पढ़ा रहा हूँ कि इम्प्लाइड पढ़ा रहा हूँ? एक्सप्रेस कौन डिसाइड करता है? पार्टीज। तो क्या वो इसमें लिखी जा सकती है? एक्सप्रेस कंडीशन में क्या आएगा ये कौन डिसाइड करता है? पार्टी। एक्सप्रेस वारंटी में क्या आएगा? पार्टी। ये पार्टी डिसाइड करती है। चलो अब देखो इधर, अब कंडीशन की बात करते हैं, अरे वारंटी की बात करते हैं। नंबर 1, वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजीशन। बोलो, जब भी मैं कोई चीज़ आपसे लेता हूँ तो जैसे टाइटल में है कि उसका टाइटल डिफेक्टिव ना निकले, ये सब टाइटल में पड़ा, ऐसे पोजीशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने मेरे को कोई चीज़ बेची, मैं उसे लेके गया, फिर आप आ गए 3 दिन में, अरे भाई साहब उसमें तो अभी ये चीज़ ख़राब थी, लाओ वापस दे दो, रिपेयर करके दूंगा। फिर आपने रख ली, 15 दिन तक आपके पास ही पड़ी रही, पोजीशन ही नहीं मिली मुझे। या कोई चीज़ आपने कहा था 4 तारीख को दे दूंगा, पैसे भी ले लिए पूरे, और 4 तारीख को नहीं दी, 5 को दी, 7 को दी, 9 को दी। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पोजीशन दी नहीं, पोजीशन दी लेकिन लेट दी। तो पोजीशन ना देने की वजह से आप कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट नहीं कर सकते, सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, क्योंकि इसे हमने कंडीशन ना मान के क्या माना है? वारंटी। अब कुछ बच्चे मेरे से पूछते हैं, अरे सर कंडीशन तो कितनी बड़ी चीज़ होती है, मान लो आपने पैसे नहीं दिए, सामने वाले ने आपको आज माल नहीं दिया, 5 दिन बाद दिया, 5 दिन बाद आपका पर्पज़ ही खत्म हो गया, तो फिर, और आप कह रहे हो 5 दिन बाद दिए तो डैमेजेस ले लो, माल तो लेना पड़ेगा, 5 दिन बाद मुझे ज़रूरत ही नहीं है उस माल की, उस चीज़ की। बच्चे से माथे आ जाते हैं मेरे, तो जैसे मैंने बनाया उसको, ठीक है। अब उसका जवाब मैं ये देता हूँ कि आपके लिए पोजीशन इतनी ज़रूरी थी तो आप उसे एक्सप्रेस कंडीशन मान लो। क्या एक्सप्रेस है, क्या इम्प्लाइड है, मैंने बता दिया तुम्हें। ज़रूरी थोड़ी है हर चीज़ आप लॉ के हिसाब से चलो, आपको जो चीज़ ज़रूरी लगे उसे आप पहले ही कंडीशन मान लो। पहला अधिकार तो हमने आपको दिया है, किसको दिया है? पार्टीज को। सो यू कैन ट्रीट एनी ऑफ द वारंटी एज पोजीशन, अरे यू कैन ट्रीट एनी ऑफ द वारंटी एज कंडीशन इन योर एक्सप्रेस एग्रीमेंट। बोलो, इन योर एक्सप्रेस एग्रीमेंट। आप अपने एक्सप्रेस एग्रीमेंट में किसी भी वारंटी को क्या मान सकते हो? कंडीशन। वैसे घबराने वाली बात नहीं है। हमारे हिसाब से पोजीशन कंडीशन में ना आके वारंटी में आता है, हमारे मतलब लॉ के हिसाब से। तो देखो, जब भी आप कोई गुड्स खरीदते हो तो बायर को पोजीशन एंजॉय करने का अधिकार है। अगर आप उसकी पोजीशन को डिस्टर्ब करते हो तो वो ब्रीच ऑफ वारंटी माना जाएगा। क्या माना जाएगा? दूसरी वारंटी है फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंस। फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंस लिख लो, तुम्हें ये शब्द थोड़ा गंदा लगेगा, चार्ज लिख दो इसे, चार्ज। इनकम्बरेंस मतलब प्लेज, कोई चीज़ चार्ज पे नहीं होनी चाहिए। अब आपको मैंने कोई चीज़ बेची और साला उसके ऊपर कोई चार्ज क्रिएट हो रखा था। क्या क्रिएट हो रखा था? चार्ज। तो उसकी पोजीशन ही दिक्कत में आ गई, उसके चार्ज क्रिएट था, तो जिसकी वो चीज़ थी वो बार बार लेने आ गया उसे। तो अगर वो उसे लेने आ गया तो फिर ये क्या माना जाएगा? ब्रीच माना जाएगा। किसका? कंडीशन का नहीं, वारंटी। अब फिर मैं यही बोलूँगा कि अगर आपको इनकम्बरेंस को भी वारंटी ना मान के कंडीशन मानना है तो एक्सप्रेस एग्रीमेंट आपके हाथ में है। आप एक्सप्रेस में इसको कंडीशन भी, हालांकि ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसमें आपको डैमेजेस तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे थर्ड पार्टी को अगर आपने चार्ज क्रिएट कर रखा था और आपने हमें नहीं बताया तो फिर बायर क्या करेगा? डैमेजेस क्लेम करेगा। क्या क्लेम करेगा? क्योंकि प्रोडक्ट तो वो ले जाएगा ना। जैसे आज मैंने कोई चीज़ करीना भाटिया को बेची, सुनो,
और वही चीज़ मैंने गुरुशी को गिरवी रख रखी थी। अब जैसे ही गुरुशी को पता चला कि ये चीज़ करीना भाटिया के पास है, तो करीना भाटिया से लेके आ गई, क्योंकि स्पेशल प्रॉपर्टी गुरुशी के पास है, पढ़ाया था। स्पेशल प्रॉपर्टी किसके पास है? तो करीना से तो गुरुशी ले जाएगी माल, तो करीना को क्या मिलेगा? पैसे भी नहीं मिलेंगे, तो वो मुझसे डैमेजेस मांगेगी। डैमेजेस में पैसे ही मांगेगी, और क्या मांगेगी? क्योंकि उसने तो मुझे पूरे पैसे दे दिए थे ना, तो डैमेजेस में क्या मांगेगी वो मुझसे? पैसे ही तो मांगेगी। और उसने मुझे पैसे नहीं दिए थे, तो जो उसको दूसरा नुकसान हुआ वो मांगेगी। डैमेजेस का सिंपल रूल है, कभी मत भूलना, मरते दम तक मत भूलना। डैमेजेस का प्री रिक्विजिट है एग्जिस्टेंस ऑफ लॉस। क्या है? लॉस में डैमेजेस मिलती है। नो लॉस नो डैमेज। बोलो, डैमेज का रूल ही ये है, नो लॉस नो डैमेज। लॉस नहीं है, डैमेजेस नहीं है। डैमेजेस तभी मिलेगी व्हेन पार्टी हैव सफर्ड लॉस। पार्टी हैव सफर्ड। नेक्स्ट, तीसरी क्वालिटी। अरे पागल है यार, क्वालिटी उधर भी दिया था इधर भी दिया था, दोनों जगह रीजन है। देखो, अगर आपने सेलर को अपना पर्पस बता दिया और फिर भी गुड्स उस पर्पस के हिसाब से नहीं है, तो ये क्वालिटी का ब्रीच है। ये किसका ब्रीच है? क्वालिटी का ब्रीच है। लेकिन यहाँ पे जो वारंटी में आया वो ये है कि अगर आपने कोई पर्पस भी सेलर को नहीं बताया, लेकिन एक पर्टिकुलर पर्पस है जो उस गुड्स में होना ही चाहिए बाय यूसेज, बाय कस्टमर, तो फिर वो क्वालिटी का ब्रीच वारंटी में आ जाएगा कंडीशन के अलावा। जैसे आज मैंने मोबाइल खरीदा, तो मैंने उसे कहा था इसमें इतना मेगापिक्सल ही होना चाहिए, उसने दे दिया। अब एक मोबाइल के अंदर नॉर्मल चीज़ है कि कॉलिंग तो होनी चाहिए, किसी को कॉल लगाऊं तो कॉल तो लगे। एक फ़ोन मैंने खरीदा तो उससे कॉल नहीं लगता था, सिम कार्ड के नेटवर्क उड़ जाते थे, अजीबोगरीब प्रॉब्लम। अब उस क्वालिटी में उसमें सब कुछ बढ़िया, उसमें स्टोरेज बढ़िया, उसमें फ़ोटो बढ़िया आते हैं, सब बढ़िया आता। मैंने कहा भाई ये क्या चीज़ है, मतलब फ़ोन तो लगे किसी को, अपने आप नेटवर्क उड़ रहा है। मैंने कहा सिम का प्रॉब्लम होगा, तो मैंने एयरटेल ट्राई करी, जियो ट्राई करी, BSNL ट्राई करी, 3 सिम ट्राई करी, तीनों में यही प्रॉब्लम। तो मैंने कंज्यूमर फोरम में डाल दिया, फ्लिपकार्ट से ख़रीदा था, फ्लिपकार्ट वाला वापस नहीं कर रहा था, फ्लिपकार्ट वाला ऊपर नीचे हो गया, फ़ोन आ गया उसका, लिया उसने वापस, ठीक है, फ़ोन लिया उसने और पैसे भी दिए मेरे को, ठीक है। तो अगर आपको कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिसमें एक मिनिमम क्वालिटी की होनी चाहिए वो भी नहीं है, तो कम से कम आपको डैमेजेस तो मिलेंगे। तो क्वालिटी कंडीशन में भी आता है और वारंटी में भी आता है। बराबर समझ में आया दोनों का मतलब? मनीष समझ में आया? कंडीशन में कब आएगा और वारंटी में कब आएगा? दोनों में आया ही, कंडीशन में कब आएगा? बोल, जब सारी कंडीशन पूरी हो जाए। कितनी कंडीशन? आपने अपना पर्पस सेलर को बता दिया हो, उसकी स्किल पे रिलाय करा हो और वो उसी डिस्क्रिप्शन के गुड्स में डील करता हो, अदरवाइज वो क्वालिटी कंडीशन में ना आकर वारंटी में। बराबर याद है। और लास्ट, डिस्क्लोज द डेंजरस नेचर। आप कोई भी चीज़ खरीदो तो उसमें उस गुड्स का डेंजरस नेचर डिस्क्लोज कर दो। क्या डिस्क्लोज कर दो? कई सारे गुड्स में ऐसी चीज़ें होती है, जैसे आप तेज़ाब बेचते हो, तेज़ाब, तो तेज़ाब को कैसे यूज़ करना है, एसिड को कैसे यूज़ करना है आपको बताना पड़ेगा। कोई भी एसिड हो, कुछ ऐसे एसिड होते हैं जिसका जरा सा भी लग गया तो दिमाग पागल हो जाओगे आप, लेकिन कोई ऐसे एसिड होते हैं जिससे बाथरूम साफ़ होते हैं, ये होते हैं। उन एसिड में भी दुकानदार पे ये वाजिब है कि वो बोले कि इसको यूज़ कैसे करना है, हाथ में ग्लव्स पहनना, मुंह में मास्क और ये सब चीज़ें हो दूर से। ईच एंड एवरी डिस्क्लोजर शुड बी मेड। इफ सेलर हैव सोल्ड द गुड्स which are of dangerous nature, then he must express the terms and condition of its usage. If goods turns out to be defective due to usage, then buyer can claim damages. अभी इसमें एक केस लो है, एक वो दूध की बोतल वाला, कहाँ गया वो? ऊपर आया है, कहाँ है ये? नहीं है। मैंने एक अरे केस लो था कि क्या था, मैंने एक वो पेपर में दिया था तुम्हें, क्या था? हाँ केस लो नहीं था, हाँ एक क्वेश्चन। क्या ऐसे तो क्वेश्चन बहुत सारे हो सकते हैं। कौन सा टेस्ट?
1 मिनट आ रहा हूँ। तो कोई सा भी आपका गुड्स जिसमें डेंजरस नेचर होता है, सुनो इधर, जिसमें डेंजरस नेचर होता है आप उसको डिस्क्लोज करोगे। जैसे इसमें एक एसिड का एग्जांपल हो गया, एक गन का एग्जांपल हो गया, अभी गोविंदा के साथ केस हो गया, हाँ जेब में ही गन चल गई, हाँ वही जैसे भी हुआ, मतलब गन चल गई, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, खून के फुहारे निकल गए। अब क्या हो गया तो गन साफ कर रहे तो खुद ही साफ हो जाता, जरा सा इधर उधर होता। तो भैया कुछ चीज़ें ऐसी होती है बच्चों जिसके साथ डेंजरस नेचर जुड़े हुए होते हैं, उन्हें यूज़ कैसे करना है ये आपको बताना चाहिए। अब इसको कैसे यूज़ करना है ये नहीं भी बताया तो क्या मैं मर जाऊँगा क्या? आज इसने बताया नहीं मेरे को इसका ये कैसे वॉल्यूम सेट करना है, मर थोड़ी जाऊँगा, आज अगले दिन आके बता देगा। लेकिन कोई ऐसी चीज़ होती जिसमें बताना ज़रूरी था और वो नहीं बताता, और मेरे को कोई डैमेज हो जाता तो मैं उससे डैमेजेस क्लेम, मेरे को कोई लॉस हो जाता तो मैं उससे डैमेजेस क्लेम लो। अब 4 चीज़ें आ गई वारंटी में। पहला, वारंटी एज टू पोजीशन। दूसरा, वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज एंड इनकम्बरेंस। तीसरा, वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस एंड डिस्क्लोज द डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। क्या नाम है इसका? हाँ कुछ पूछ रहा है बालक? वाला जो पॉइंट है और ये जो वारंटी है क्वालिटी, हाँ दोनों सेम है ऑलमोस्ट, मेन डिफरेंस नहीं है कुछ भी। ऐसा है कि गुड्स के नेचर को देख के पता चलेगा कि ये कंडीशन का ब्रीच है कि वारंटी का ब्रीच है। जहाँ पे ऐसा लगेगा कि मिनिमम क्वालिटी जो गुड्स में होनी चाहिए वो नहीं है और इतनी ज़्यादा मिसिंग है कि गुड्स वापस ही कर दो, क्योंकि वो गुड्स में जो मेन चीज़ के लिए मैंने लिया था वही चीज़ नहीं हो रही है, तो फिर आपको गुड्स वापस करने का अधिकार है, कंडीशन मान लो। गुड्स ऐसा है जो थोड़ी बहुत रिपेयर के बाद ठीक हो सकता है तो उसे क्वालिटी का ब्रीच मानो, लेकिन कंडीशन ना मान के वारंटी मानो और डैमेजेस क्लेम कर लो। इसमें स्पेसिफाई कुछ भी नहीं कर रखा, कर भी नहीं सकता। किसी के अंदर ये ताकत नहीं है कि सारे गुड्स की एक लिस्ट डिस्क्लोज कर देगी ये वारंटी में आएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपको उस गुड्स के नेचर को देख के पहचानना है। किसमें? केस लॉ के अंदर तुम्हें सीधे सीधे दे देगा वो, क्या कि भैया इसके अंदर जिस क्वालिटी के जिस पर्पस के लिए खरीदा है इसमें वो पर्पस ही नहीं है, तो आप कंडीशन मानना। और अगर मैं बोलूँ कि भैया डैमेजेस देकर इसे ठीक किया जा सकता है तो वारंटी मानना। हाँ बोलो, कुछ पूछे थे? चलो, कैविएट एम्पटर लास्ट टॉपिक है इसमें। लेट द बायर बिवेयर। कैविएट एम्पटर का क्या मतलब है? बराबर से सुन लो, ये पूरा पैराग्राफ टिक कर लेना और इसके एक्सेप्शन आएंगे एग्जाम में। क्या आएंगे इसके एक्सेप्शन? देखो मेरी तरफ देखो, लेट द बायर बिवेयर, जागो ग्राहक जागो। भैया जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हो तो ये इम्प्लाइड कंडीशन है कि उस गुड्स में वो चीज़ें होनी चाहिए जिसके लिए आपने उसे खरीदा है, इम्प्लाइड कंडीशन। अगर उसमें वो चीज़ें नहीं निकलती हैं, अगर उसमें वो चीज़ें नहीं निकलती है तो आप रिस्पॉन्सिबल हो, सेलर नहीं है। सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द बायर। बायर की ड्यूटी है कि वो जो भी चीज़ खरीदता है देख कर खरीदे। अगर वो चीज़ उसने देख के खरीदी उसके बाद भी खराब निकल गई तो फिर सेलर रिस्पॉन्सिबल है, इन एक्सेप्शंस में बस। किन में? तो भैया मेन रूल ये है, बोलो मेरे साथ, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ बायर टू प्रॉपर्ली एग्जामाइन द गुड्स बिफोर परचेज। इफ goods turns out to be defective, even after proper examination, then buyer is responsible for his bad selection of goods. Seller cannot be held liable. तो आप कोई भी चीज़ खरीदते हो तो आपको देख के खरीदनी चाहिए कि इसमें वो मिनिमम क्वालिटी है कि नहीं है, आपके ऊपर है। सेलर, क्योंकि देखो मैंने तुम्हें उस समय भी एक बात बोली थी, एक सेलर एक बारी में 10,000 कस्टमर को देख रहा है मान लो, लेकिन आपके लिए तो वो एक ही सेलर है, आपके लिए तो वो एक ही प्रोडक्ट है। तो आपको एक प्रोडक्ट को देखना ज़्यादा आसान है और उसको 10,000 लोगों को दिखाना ज़्यादा मुश्किल है। अभी दशहरे की बात हो रही है, दशहरा आ रहा है अभी, एक दशहरे में एक बंदे का कितने लोग आते हैं, कैसे पॉसिबल है कि वो हर एक को एंटरटेन करें? तो अपनी सारी चीज़ें बिछा के बैठ जाता है, ठीक है।
बिछा के बैठ जाता है, आपको जो सही लगे खरीदो। अब आपने देखा उसके बाद भी ख़राब निकल गई तो वो तो लिख भी देते हैं बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, देख के खरीदे, आपके सिलेक्शन के लिए हम जिम्मेदार नहीं, देख के खरीदो। और बिल्कुल मेरे को ये रूल बिल्कुल सही लगता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं कंज्यूमर हूँ तब भी ये चीज़ मुझे सही लगती है, मैं सेलर हूँ, मेरे घर में भी मैं तो बोलता हूँ, ठीक है। अभी मेरी मम्मी है, मेरी वाइफ है, कोई गलत चीज़ उठा के ले आते हैं, फिर वो उस दुकानदार को गाली देते हैं, मैं तो बोलता हूँ तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है, तुमने देख के क्यों नहीं लिया। हाँ, तुम्हारे देख के लेने के बाद, जैसे मेरे केस में मैंने तुम्हें क्या कहा कि मुझे जो चीज़ लेनी नहीं आती मैं तो सेलर पे रिलाई कर लेता हूँ, फिर तो बायर बिवेल लगेगा ही नहीं, मैंने अपनी विजडम यूज़ ही नहीं करी उस चीज़ में। आई हैव कम्प्लीटली फेथ अपॉन यू एंड स्टिल गुड्स टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव, तो फिर तो मैं वापस करूँगा। लेकिन मेरी मम्मी है जैसे कि कपड़ों वगैरह के मामले में बराबर सब समझती है, सब देख के लेती है। आपने देख के लिया, उसके बाद भी ख़राब निकल गया, तो फिर सेलर की ये गलती, आपने तो देखा है उसे। तो याद रखना, एक बार और ये लाइन बोल दो, सेलर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बैड सिलेक्शन ऑफ गुड्स, you have to bear the consequences for your bad choices। ठीक है, आपको याद रखना। क्या हो गया भाई? आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको एक बार अपनी लाइफ में बैड सिलेक्शन ऑफ गुड्स की वजह से पैसों का नुकसान हुआ है, ड्यू टू योर बैड सिलेक्शन ऑफ गुड्स? एक भी बच्चा नहीं है ऐसा, होता ही नहीं है कभी। 2 बच्चों को हुआ है, 3 बच्चों को हुआ है। किस चीज़ में हुआ है? कैमरा लिया था, अरे यार ये तुम्हारा वो थोड़ी हुआ, ख़राब थोड़ी निकला। लेकिन ये तो वैसा हुआ ना कि उसका लेटेस्ट वर्जन आ गया, तो ठीक है, वो तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम में ऑब्वियस बात है, क्या ख़रीदा था और ख़राब निकला। हुआ होगा ऐसे, लेकिन याद नहीं, पिक्चर ही पैदा हुआ है क्या तू? हाँ गुरुजी, क्या खरीद लिया तूने? ड्रेस में नुकसान हो गया तेरे को, वो तुम्हें पहचानना नहीं आया। वो कपड़ों में अक्सर होता है ये, स्मार्ट वॉच में हो गया, कपड़ों में अक्सर होता है ये, क्योंकि कपड़ों की क्वालिटी, जैसे कपड़ों में बोलते हैं 100% प्योर कॉटन, ठीक है। प्योर कॉटन तो ये ऐसे चिपकाते हैं सब चीज़ पे प्योर कॉटन, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे आप? देखना भी नहीं आता किसी को, प्योर लेदर, प्योर कॉटन। कुछ लोग दुकान में जाके ऐसे जादू में मुझे प्रिटेंड करते हैं, ऐसे कपड़े को हाथ लगाया, उनको कद्दू में समझ में नहीं आ रहा होता कुछ, ठीक है, वो बस ऐसे ही करते हैं, वो ठिज्जू बने, ठीक है। हाँ कस्टम, हाँ कस्टम अच्छा है, फलाना अच्छा है, ठीक है। बहुत 10% लोग होते हैं जिन्हें समझ में आता है हाथ से कि क्या है, ठीक है। वो और कुछ तो याद ही है तुम्हें कि वो अपनी ज्ञान हर जगह फैलना है, ये ले ले, ये वाला बढ़िया है, ये तो बेकार है। उसे पता दोनों के बारे में नहीं है उसे, लेकिन उससे पूछा है तो उसका बताना जरूरी है बेचारे का। अगर आप उसे लेके गए हो, भाई तू देख ले कौन सा है, क्या है, चलो। हाँ तो प्यारे बच्चों, सेलर अपनी बैड चॉइसेस के लिए जिम्मेदार, आपकी बैड चॉइसेस के लिए सेलर जिम्मेदार नहीं है। लेट द बायर बिवेयर। हेलो, नेक्स्ट। तो अब इसके एक्सेप्शन, कैविट एम्प्टर। कैविट एम्प्टर का रूल क्या कह रहा है भाई साहब? कि लेट द बायर बिवेयर, जागो गिराक। पूरी डिस्कशन कर ली इसके ऊपर, अब इसके एक्सेप्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक बार फिर बोल देता हूँ, बराबर सुन लेना। बायर अपने बैड सिलेक्शन के लिए खुद जिम्मेदार है, ये एक रूल है। अब जब मैं इसके एक्सेप्शन पढ़ा रहा हूँ तो उल्टा ही चलेगा। एक्सेप्शन मतलब उल्टा, मतलब यहाँ पे बायर अपने बैड सिलेक्शन के लिए जिम्मेदार, बायर रिस्पॉन्सिबल, बायर बिवेयर का रूल, सेलर को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। अब सुनो, इसमें मैं जितने भी पॉइंट पढ़ाऊंगा वो सब मैंने ऑलरेडी कंडीशन या वारंटी में पढ़ा दिए, सारे पॉइंट रिपीटेड है। क्या है? पहली कंडीशन क्वालिटी की आ गई। देखो क्वालिटी में क्या है, अगर बायर ने अपना पर्पस सेलर को दिखा दिया, उसकी स्किल पे रिलाय कर दिया, तो फिर सेलर की ड्यूटी है कि वो उस गुड्स को ऐसे सप्लाई करे जो उसके पर्पस में फिट बैठे,
जो उसके पर्पज़ में। जैसे अभी मैंने क्या कहा कि मेरी मम्मी को तो मैं बोलता हूँ कि मम्मी आपने देख के ख़रीदा है, आपको देख के ख़रीदना चाहिए, लेकिन मेरी मम्मी मुझे ये नहीं बोल सकती कि तेरे को देख के लानी चाहिए ना सब्जी, तेरे को देख के फ्रूट्स लाने चाहिए ना। मैं बोलूँगा मम्मी मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, मैं एकदम लेट द बायर बिवेंड नहीं लगेगा, सेलर रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि मैंने सेलर को पर्पस बता दिया था, मैंने कह दिया था मेरे को इस पर्पस के लिए चाहिए। और अपन तो भैया ऐसे हैं कि जो आता है नहीं आता है नहीं आता है खुल के बोल देते हैं। अब मैंने तो बोल दिया उसे कि भैया मेरे को फ्रूट्स लेने नहीं आते, आप अपनी स्किल के हिसाब से दो मुझे। फिर भी वो गुड्स अगर उस स्किल के अकॉर्डिंग नहीं है तो बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सेलर रिस्पॉन्सिबल है। अब एक बार बोलो मेरे साथ, व्हेन buyer have disclosed the purpose of purchase to seller and completely rely on the skill and judgment of seller, still goods turns out to be defective, then rule of caveat emptor will not be applicable, and seller is responsible for defective nature of goods. नंबर 2, इसमें 2 केस लो, एक बार घर पे रीड कर लेना। इसने ना कोई पानी वानी की बोतल मांगी थी और वो ख़राब निकल गई, तो उससे उसको जल गया, कुछ हो गया, तो उसमें सेलर रिस्पॉन्सिबल है सेलर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि बायर ने अपना पर्पस पहले ही बता दिया था। बायर ने अपना पर्पस पहले ही, भैया ये रूल पढ़ लो, ज़िंदगी में बहुत काम आएगा, मेरे तो बहुत काम आता है। कभी भी सेलर को रिस्पॉन्सिबल ठहराना हो तो 3 रूल याद रख लो, 3 बातें। एक तो अपना पर्पस उसे बता दो, कंडीशन में भी पढ़ाया, उसकी स्किल और जजमेंट पे रिलाय कर लो, और ऐसे सेलर से खरीदो जो उस डिस्क्रिप्शन के गुड्स में डील करता हो। बोलो, ऐसे सेलर से खरीदो। बस ये चीज़ गुरु मंत्र बना लो, उसकी स्किल पे रिलाय कर लो और ख़रीद लो। फिर भी ख़राब निकले तो उसे बोल दो। अच्छा देखो, कई बार है ना सेलर भी बहुत चालू होता है। अपन सेलर को बोलते ना मैं तो आपके हिसाब से खरीद रहा हूँ, वो बोलता है नहीं मेरे हिसाब से मत खरीदो, आप देख लो। यहाँ पे सेलर आपके एकदम वो हो गया है, मेरे को भी नहीं पता, मेरे को भी उतना ही पता जितना आपको पता है, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी होती है जो देख के कुछ पता ही नहीं चल रहा अंदर क्या है क्या नहीं। ठीक है, एक बार हमने एक बार मैं मीरठ गया। मीरठ में आपको पता होगा मीरठ खेल नगरी है, मीरठ को स्पोर्ट्स सिटी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा एक सीए लीग का टूर्नामेंट होता है हर साल। अभी इस साल वो अभी नवंबर में नोएडा में होगा। ठीक है, हर साल अलग अलग जगह पे होता है, तो पूरे इंडिया से जो सीए आते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत अच्छे लेवल का टूर्नामेंट होता है। तो वो मीरठ में हुआ था, तो हम लोग गए मीरठ गाज़ियाबाद खेलने। अब मीरठ में हर एक दुकान छोड़ के उस जिस जगह पे हमारा मैच था उसमें एक दुकान छोड़ के एक दुकान स्पोर्ट्स की, गोजो पूरा बैट पैड ग्लव्स, ये पूरी नगरी पूरी स्पोर्ट्स की। हम लोग चल गए भाई। अब हमें कुछ छोटी मोटी ग्लव्स नहीं थे, वो तो ले लिए। एक बैट मेरे को बहुत ज़बरदस्त लगा, अब वो था वो कौन सा बैन स्ट्रोक एडिशन था, वो जीएम का, गजब का बैट, मतलब पहली नज़र में प्यार हो जाए ऐसा बैट। उसका पिन इतना शानदार। ठीक है, मैंने देखा 45,000 कुछ का बैट था वो। ठीक है, तो दिमाग ख़राब हो गया मेरा, लेकिन मेरे को ये था, तो मैंने और मेरे दोस्त ने हिम्मत भी जुटा ली कि यार 22-22 हज़ार रुपये दे के दोनों ले लेते हैं, या इसको थोड़ा 40 पे लाने की कोशिश करते हैं, 20-20 हज़ार दे के दोनों मिल के खेलेंगे। ठीक है, तो एक थोड़ा मन बना, लेकिन फिर मैंने कहा कि इसमें कुछ भी नहीं है भाई साहब। अभी मेरी दुकान से निकल के आप वहाँ सामने जा रहे हो मैच खेलने, और लग गई और टूट गया। मैं कहा आप कह रहे हो बैन स्ट्रोक एडिशन है, हाँ बैन स्ट्रोक को भी यही कहते हैं। यही है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी। सोचो 40,000 के बैट में भी वो वही बात बोल रहा है जो 3,000 के बैट में बोल रहा है। 3,000 के बैट में भी वो यही बोल रहा है कि मेरी दुकान से निकले उसके बाद, क्योंकि उसने कहा कि भाई साहब बैट का कुछ थोड़ी होता है, आप कैसे खेल रहे हो, आप कोई प्रोफेशनल थोड़ी हो, आप कैसे खेल रहे हो, आरी टेढ़ी बॉल को कहीं भी लगा दोगे और लग जाएगी तो हम थोड़ी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो खैर, तो कई बार आप अपना पर्पस भी सेलर को बता देते हो तो भी सेलर ये बोलता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो फिर तो नहीं है, फिर आप कुछ कर, सेलर नहीं मना कर दिया कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट, अगर आपने कोई पेटेंट और ब्रांड नेम से ख़रीदा है तो वो पेटेंट और ब्रांड नेम का अगर आपने ट्रस्ट से ख़रीदा है तो नॉर्मली रूल ये होता है कि उसमें सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसी पेटेंट और उसी ब्रांड नेम का चीज़ दे जो आपने ख़रीदा है।
जैसे अगर आपने नाइकी का शूज़ खरीदा है, एडिडास का शूज़ खरीदा, तो वो एडिडास ही दे, एबीबास ना दे, ठीक है, यही होता है, ठीक है। एक बार शाहरुख खान से किसी रिपोर्टर ने पूछा कि बाहर के जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं हॉलीवुड वगैरह में, वो लोग अपनी हर मुद्दों को लेकर राय रखते हैं। जैसे इलेक्शंस है तो इलेक्शन में अपनी राय रखेंगे, कोई चीज़ है, जैसे अभी एलोन मस्क है, वो खुल के डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहा है, खुल के। इंडिया में किसी बिजनेसमैन में ये ताकत नहीं है कि वो खुल के ये बोल दे कि हम ये इलेक्शन में मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, सब लोग इनको डालो वोट, या राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं, इसको डालो। किसी बिजनेसमैन में ये ताकत मैंने तो नहीं देखी है। मतलब बच के रहते हैं, पर्दे के पीछे से करते हैं, लेकिन सामने खुल के। और वहाँ हॉलीवुड में स्पोर्ट जो स्टार्स है वो भी खुल के बोलते हैं। जैसे अगर गवर्नमेंट ने कुछ गलत किया तो मुंह पे बोलेंगे तुमने ये गलत किया है, ट्वीट भी करेंगे। यहाँ पे तो फट्टू है सारे, डरपोक, किसी चीज़ में स्टैंड नहीं लेते। तो शाहरुख खान से किसी ने पूछा कि आपके यहाँ पे हॉलीवुड में सब स्टैंड लेते हैं, यहाँ पे कोई स्टैंड नहीं लेता बॉलीवुड में, ये वो। तो उसका ये जवाब बड़ा ज़बरदस्त लगा मुझे कि मैं भी आपसे ये कह सकता हूँ कि हॉलीवुड में जो वहाँ के स्टार जैसे बोलते हैं वो सामने वैसा ही पोर्ट्रे होता है, हमारी बात को वैसे ही दिखाया जाता है, ठीक है। शाहरुख खान के इंटरव्यू के पीछे बाजीगर का म्यूज़िक नहीं बजता है वहाँ पे, ठीक है। तो मतलब सेलर से आपने मांगा क्या है और वो आपको दे क्या रहा है। तो जिस पेटेंट और जिस ब्रांड नेम की आपने उससे अपेक्षा करी है, अगर वो उस ब्रांड नेम की चीज़ ही नहीं दे रहा है और बाद में बोल रहा है बायर रिस्पॉन्सिबल है, तो ऐसे कैसे बायर रिस्पॉन्सिबल है? मैंने तो आपसे पूमा मांगा था, पूमा दो, आप वो दे ही नहीं रहे हो, तो फिर सेलर रिस्पॉन्सिबल है, बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ा दिया ना। अगर मैंने कोई डिस्क्रिप्शन देख के खरीदा है तो गुड्स उसी डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसमें सेलर रिस्पॉन्सिबल है। मेरी बात सुन लो, सारे के सारे एक्सेप्शन में सेलर रिस्पॉन्सिबल है, सारे के सारे एक्सेप्शंस में डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मर्केंटेबल क्वालिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? इसमें कोई लेटेंट डिफेक्ट ना हो। लेटेंट डिफेक्ट मतलब अंदरूनी डिफेक्ट, क्या ना हो। अब मैंने कोई मोबाइल को अच्छे से चेक करा, फिर भी उसके अंदर वो सिम कार्ड का प्रॉब्लम निकल गया, बोला ना अभी मैंने, क्या होता था मोबाइल में से वो नेटवर्क उड़ जाते थे, तो ये प्रॉब्लम निकल गई ना। अब ये तो लेटेंट डिफेक्ट है, लेटेंट डिफेक्ट का हम क्या करेंगे? ऐसे ही मैंने आपको कहा कि मैंने कोई कपड़े खरीदे और घर पे आके देखा तो वो कलर छोड़ रहे हैं, तो मैं दुकान पे कैसे चेक करूंगा उसको? सर्फ एक्सेल थोड़ी लेके जाऊंगा वहाँ, पानी थोड़ी लेके जाऊंगा, एक बार धो के भी देख लूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या देख सकता हूँ कि कपड़ा सही है कि नहीं है? धुलाई के बाद ख़राब होगा ये तो घर आके ही पता चलेगा। तो याद रखना, लेटेंट डिफेक्ट वो डिफेक्ट होते हैं जो अंदरूनी होते हैं, और इसमें बायर सेलर को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकता है, क्योंकि मैं एक्सेप्शन पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ? समझ में आ रहा है अनीशा? और नॉर्मल रूल ये है कि नॉर्मल रूल में आप सेलर को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। कुछ पूछ रही थी सना? कटवाया नहीं था, इसमें जो लिखा हुआ है ना उसके अकॉर्डिंग देख इसने क्या लिखा हुआ है। वेयर गुड्स आर परचेज अंडर इट्स पेटेंट और ब्रांड नेम से खरीदा है, देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन। ये तो मना कर रहा है, कोई इम्प्लाइड कंडीशन ही नहीं है। और मैंने ये कहा था कि इसने ये कहा है कि आप तो उस ब्रांड नेम पे रिलाई कर रहे हो, तो अगर आप उस ब्रांड नेम पे रिलाई कर रहे हो तो फिर इम्प्लाइड कंडीशन नहीं है। तो इम्प्लाइड कंडीशन नहीं है तो एक्सेप्शन में क्यों दे रहे हो? पागल हो गया? एक्सेप्शन का क्या मतलब है कि मैंने कोई चीज़ खरीदी है और वो चीज़ अकॉर्डिंगली नहीं निकली तो मैं आपको रिटर्न कर सकता हूँ। बेटा तुम दोनों ध्यान दो, खुशी अनीशा सुनना बराबर, मैं उस चीज़ को रिटर्न कर सकता हूँ और अपना पैसा वापस मांग सकता हूँ, तभी तो एक्सेप्शन हुआ। तो मैंने इस सेंस में कटवाया था कि इसने बात तो बिल्कुल सही लिखी है कि पेटेंट पे आपने रिलाई कर लिया, लेकिन वो एक्सेप्शन नहीं हुआ। एक्सेप्शन याद है कब हुआ? मैंने पेटेंट पे रिलाई करा और सेलर ने मुझे वो पेटेंट वाली चीज़ ही नहीं दी। मैंने पूमा मांगा, उसने पूमा दिया ही नहीं, उसने एडिडास दिया ही नहीं। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपने तो पेटेंट पे रिलाई किया था। मैंने तो आप पे रिलाई किया था कि आप मुझे वो पेटेंट दो, आपने मुझे गुड्स ही वो नहीं दिया। तो इस केस में तो क्या चलता है आजकल? डी चलता है ना, डी क्या बोलते हैं उसे, फर्स्ट कॉपी वगैरह बोलते हैं कुछ। तो फर्स्ट कॉपी में तो आप क्या करोगे फिर? आपको सही चीज़ नहीं मिली तो आप तो रिटर्न करोगे फिर।
इसलिए मैंने बोला था, इसने जो लिखा हुआ है अंदर भी पढ़ो। इसने अंदर क्या लिखा है कि आपने अगर ब्रांड नेम पे या पेटेंट पे रिलाय करके ख़रीदा है तो सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब मेरी बात सुन लो कान खोल के, गड़बड़ मत करना। अगर सेलर रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है तो वो एक्सेप्शन में क्यों आ रहा है? एक्सेप्शन का क्या मतलब है कि इन केसेस में, और नॉर्मल रूल का क्या मतलब है कि सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बायर अपनी बैट सिलेक्शन के लिए। तो अगर मैं पेटेंट पे रिलाय कर रहा हूँ तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं पूमा पे रिलाय कर रहा हूँ तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, सेलर रिस्पॉन्सिबल क्योंकि हमने तो पूमा दिया है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, सुनो, आपने पूमा दिया ही नहीं मुझे तो फिर तो आप रिस्पॉन्सिबल होना। आपने डी बेच दी मुझे। आजकल जो लोग डी बेचते हैं, डुप्लीकेट बेचते हैं, वो कहकर बेचते हैं, देखना कभी कहकर। फर्स्ट कॉपी की जितनी भी दुकानें होती है ना, वो बोल देते हैं ये फर्स्ट कॉपी है। ये बिल्कुल सही है, बोलो। और आप पूमा की फ्रेंचाइजी लेके बैठे हुए हो और उसमें आप बोल रहे हो कि आप फर्स्ट कॉपी भी बेच रहे हो और रेट वही ले रहे हो आप, ये तो कितना गलत है। चलो, उसके लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल है। फिर बोल रहा हूँ सना खान, सेलर रिस्पॉन्सिबल है। चलो, क्वालिटी पढ़ा दिया मैंने तुम्हें, बार बार नहीं पढ़ाऊंगा। क्वालिटी अगर मिनिमम क्वालिटी नहीं निकलती है तो सेलर रिस्पॉन्सिबल है। सैंपल पढ़ा दिया मैंने तुम्हें, अगर सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं है सेलर रिस्पॉन्सिबल है। सैंपल डिस्क्रिप्शन पढ़ा दिया, सैंपल और डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग नहीं है, सेलर रिस्पॉन्सिबल है। ट्रेड यूसेज, जो उस प्रोडक्ट को यूज़ करने का जो कस्टम होते हैं वो कस्टम के अकॉर्डिंग नहीं है, ऊपर ही बता दिया। जैसे वाइट थैली में देना चाहिए, नहीं दिया, ब्लैक थैली में देना चाहिए, नहीं दिया, तो सेलर रिस्पॉन्सिबल है। एक्सपायरी डेट देख के देना चाहिए, उसने नहीं दिया, एक्सपायरी डेट का तो ज़रूर लिख के आना, तो सेलर रिस्पॉन्सिबल है। और लास्ट, कोई भी ऐसी फ्रॉड की आपने मंशा रखी है चीज़ बेचते वक्त तो सेलर रिस्पॉन्सिबल है। फ्रॉड की मंशा, जैसे आपको पता है कि कोई प्रोडक्ट है, आपसे वो गिर गया, अब महंगा प्रोडक्ट है तो आपने उसे फेविस्टिक से चिपका विपका के कैसे ना कैसे जैसे को तैसा कर दिया। अब वो एकदम बारीक देख के पता चलेगा कि ये गलत है, नहीं तो किसी का बाप भी नहीं पहचान रहा, तो आप फ्रॉड कर रहे हो। इस केस में आप सेलर ये नहीं बोल सकता कि बायर अपने बैड सिलेक्शन के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि सेलर ने उस चीज़ को ऐसा डिज़ाइन किया था कि बायर उसको पता ही नहीं लगा पा रहा है, तो बायर क्या रिस्पॉन्सिबल है? आपने तो फ्रॉड किया है। तो व्हेन यू आर गिल्टी ऑफ फ्रॉड, यू एक्टिवली कंसील अ फैक्ट। बोलो, एक्टिवली, आपने जानबूझ के किसी फैक्ट को छुपाया है, वो तो फ्रॉड है फिर। और एक बात बताओ, एक सुर में जवाब दो, क्या फ्रॉड में सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा? अब फ्रॉड में भी नहीं होगा तो फिर किस में होगा? हर चीज़ में बायर पे फोड़ देगा वो कि बायर रिस्पॉन्सिबल है। तो भैया, कैविएट एम्प्टर के रूल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके एक्सेप्शन है। बोलो, रूल तो बस इतना सा है कि बायर अपनी चीज़ देखकर खरीदे, बायर अपने बैड सिलेक्शन के लिए। मेन क्या है इसके? ये हो गया पूरा खत्म। धन्यवाद।